नमस्ते, मैं हूँ श्रेयस सरपदे और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा विद राहुल। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत हैं जो अपने डायलॉग से, अपने ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से लोगों को दीवाना बना ही चुके हैं और आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। किस चीज से आपको बता देते हैं। पुष्पा, पुष्पा राज, झुकेगा नहीं साला। तो चलिए बिना देर की, श्रेयस तलपड़े जी का स्वागत करते कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। और सारे दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि ये जी साल थोड़ा हमारा कोविड से दोबारा शुरुआत हुई है, लेकिन अच्छी बात ये है कि मेरे ख्याल से हॉस्पिटलाइजेशंस उतने नहीं है, लोग ठीक नहीं। हो रहे हैं और घर पर ही ठीक हो रहे हैं। सो जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि सब ये वेव जो है ये फटाफट निकल जाए हमारे जी लाइफ से। जी जी जी। सर, जिस चीज से आप सुर्खियों में काफी बने हुए हैं, जब ये प्रोजेक्ट आपको ऑफर हुई थी कि डब करना है, आपने आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? आपने सोचा था कि इतनी सुर्खियों में आ जाएगी फिल्म, इतनी मेरी वॉइस, उस टाइम आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और अभी क्या फर्क नजर आ रहा है आपकी एक्सपेक्टेशन में? यार एक्चुअली मतलब हर फिल्म से एक्सपेक्टेशन एक ही होती है। आप जब भी काम करते हो तो उतना ही सोच के करते हो कि लोगों को जो पसंद आ जाए। इवेंचुअली हम सारा काम करते हैं हमारे ऑडियंस के लिए, एंड हम चाहते हैं कि जो भी काम करे वो उन तक पहुंचे और उनको पसंद आ जाए। सो इतना ही दिमाग में था। मैंने ये मेरी दूसरी फिल्म है एज यू नो डबिंग काइंड ऑफ फिल्म। इसके पहले मैंने लायन किंग हिंदी में की थी, जिसमें मैंने टिमोन का किरदार किया था। और फिर जब मुझे इसके लिए पूछा तो मैंने मनीष जी से भी पूछा कि मनीष जी मैं क्यों, यू नो तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये अभी हम ऑल इंडिया रिलीज कर रहे हैं एंड वी वांट a known face basically to dub this, and who better than you. So I said, मतलब मैंने कभी किया नहीं, एक ही बार किया है, तो इसे ट्राई कर ले, देख कैसा लगता है। सो आई सेड ओके ठीक है, कोशिश करते हैं। एंड हमने एक छोटा सा पहले ट्रायल किया था कि बस देखने के लिए। तो जब मैंने देखा तो मुझे, जब फिल्म देखी तो मुझे बहुत पसंद आई, यू नो। और मैंने सोचा कि एक्चुअली अल्लू अर्जुन जी ने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है। तो मुझे बस उस परफॉर्मेंस को थोड़ा सा अपने तरीके से हिंदी में एनहांस करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, यू नो। सो ऐसे लिए कोशिश करके देखते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है मजेदार है, ये कितना चलेगा क्या होगा ऑफ कोर्स नो वन नोज, किसी को आइडिया नहीं होती। बट है चीज बड़ी मजेदार, अच्छी शूट हुई है, अच्छी कहानी है, अच्छे परफॉर्मेंसेस है। सो दैट्स व्हाट आई हैड इन माइंड, यू नो। बाकी तो कुछ इसका क्या होगा ये तो जब मैंने इकबाल की थी तब भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं होता कि क्या होगा। तो ये सोच के बस वी वेंट अहेड एंड आई लाइक टू एंजॉय माय वर्क एंड आई लाइक टू डू अ लॉट ऑफ मस्ती व्हेन आई एम यू नो वर्किंग। तो फिर चाहे वो गोलमाल हो या डोर हो या फिर अब पुष्पा हो, तो हमने काफी मस्ती की डबिंग के वक्त, वो एंजॉय किया, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट रियली वर्कड विद द ऑडियंस। फैन से जो रिएक्शन आपको मिल रहे हैं इस काम के लिए, वो सब लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारे मीडिया फ्रेंड्स देख रहे हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री के आपके फ्रेंड्स हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर्स हो, उसकी प्रतिक्रिया आपको किस तरह की मिल रही है? कुछ ऐसे नाम हमें दो चार बताइए जिनकी आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिली हो, इंडस्ट्री फ्रेंड्स। बहुत सारी, मतलब यू नो, जैसे फरहाद सामजी हो या मधुर भंडारकर जी हो या नीरज पाठक जी हो, a lot of people called and spoke, a lot of people messaged, and मतलब कल भी you know, मैं अभी शूट कर रहा हूँ तो शूट पे जितने सारे लोग हैं उन्होंने जा जाके फिल्म देखी, एंड मतलब when they come back they are like, you know, आउटस्टैंडिंग यार, बड़ा मजा आ गया यार, तूने मतलब कमाल कर दी। सो द थिंग इज, बिकॉज ये साउथ की फिल्म मैंने पहली बार डब की है, तो ये भी उनके लिए भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था। एक तो मेरी आवाज कईयों ने पहले पहचानी ही नहीं कि अरे यार किसकी आवाज है, बिकॉज थोड़ा हमने उसमें बेस क्वालिटी ज्यादा रखी है। सो आई आई डब्ड इट, आई यूज्ड टू डब इट अर्ली इन द मॉर्निंग्स, तो ताकि वो थोड़ा बेस उसका अच्छा बना रहे वॉइस का। तो पहले पहले उनको समझ में नहीं आया, तो दे सेड हाँ यार ये श्रेयस है, श्रेयस है। दैट्स हाउ दे स्टार्टेड टैगिंग मी, कॉलिंग मी। बट जैसे कल एक दोस्त ने फोन किया और ही सेड यार मैं
अभी परसों पुष्पा देख के आया, कल मुझे अनफॉर्चुनेटली बुखार आ गया, लेकिन आई हैड टू कॉल यू एंड टेल यू दिस। उसने कहा कि मैं अब जो बोलूंगा वो तू इंटू 100 करके तू सुन ले, मेरी जो इंटेंसिटी इंटू 100 करके बता दे, सुन ले। तो ही सेड आई लव्ड इट, एवरी लिटिल मोमेंट, छोटी छोटी चीजों पे तूने जिस तरीके से काम किया है। सो आई वाज, ऑफ कोर्स हर हर एक्टर को, हर आर्टिस्ट को ऑडियंस का रिएक्शन पॉजिटिव हो तो जाहिर सी बात है, उससे बड़ा अवार्ड और कोई आपके लिए हो नहीं सकता। तो व्हेन दे कॉल अप, व्हेन दे टैग मी एंड रील्स जब बनती है आपकी आवाज की, जब पुष्पा का वो डायलॉग जो पुष्पा पुष्पराज में झुकेगा नहीं साला, तो आई यू यू फील वेरी हैप्पी that it has reached out to all those millions of people who we had intended to reach out to. आगे बढ़ने से पहले फैंस आपके लाइव परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, जो फील वहां पे दिया आपने वो अभी दिखाना चाहेंगे आप? एक्चुअली कल ही मैंने, हमारे सेट पे एक छोटी बच्ची है तो उसके साथ वो एक लाइन थी, लेकिन मैं वो करता हूँ क्या, पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। आप साउथ की फिल्में पहले से कितना पसंद करते हैं? क्या पहले देखते थे आप साउथ की फिल्में? क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है, और अगर साउथ की फिल्में आप देखते हैं तो क्या ओरिजिनल लैंग्वेज में देखते हैं या हिंदी में देखते हैं? कुछ ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी है, कुछ हिंदी में देखी है, बट कई सारी देखी है। एंड ये कुछ एक्टर्स है जैसे अल्लू अर्जुन जी हो या रवि तेजा जी हो, इनके इनकी फिल्में बहुत पसंद करता हूँ मैं, बिकॉज एक एक उनकी स्टाइल है, एक उनका ह्यूमर है, और उनका एक बहुत ही क्या बोलते हैं, फिल्मों में बहुत ही देसीपन है। दे हैव दिस नाइस मासी कंटेंट जो हम सब रिलेट कर सके, ऐसा कंटेंट बनाते हैं। और इसीलिए सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब करोड़ों आज जो चाहने वाले हैं, और पुष्पा हिंदी की कलेक्शन ही मेरे ख्याल से कुछ 80-85 करोड़ के आसपास हो गई है। तो अगर इतनी कलेक्शन हुई है तो जाहिर सी बात है कि उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं है, पूरे दुनिया भर में, हिंदुस्तान में तो है ही, दुनिया भर में फैली हुई है। तो मैंने कई सारी फिल्में देखी है, आज भी देखता हूँ, और इमोशंस के साथ वो बहुत अच्छा यू नो पोर्ट्रे करते हैं ऑन स्क्रीन। जो लाइक मैं देसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी हार्डकोर इंडियन जो इमोशंस है वो करेक्ट लोगों तक पहुंचाना, ये आर्ट बहुत कम लोगों में है। एंड आई थिंक जैसे हिंदी में रोहित शेट्टी इज वन सच डायरेक्टर जिन्हें वो पल्स पता है, क्योंकि वो जा जाके सिंगल स्क्रीन में फिल्में देखते हैं, सिर्फ अपनी ही नहीं बाकी भी देखते हैं, तो उन्हें वो पल्स पता है कि क्या चाहिए लोगों को। तो वो साउथ के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स में बहुत अच्छा सेंस है उनके पास, तो इसलिए अपनी लगती है वो फिल्में। हालांकि लैंग्वेज समझ में नहीं आती हमें इमीडिएटली, बट सबटाइटल्स के जरिए हम समझ जाते हैं, एंड वो फिल्में हमें अपनी लगती है। 1998 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की आपने, 23 साल हो चुके हैं। अपने इस जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं? और साथ में दूसरा सवाल भी अटैच करना चाहूंगा, बहुत करीब से आपने देखा इंडस्ट्री को 23 सालों में, क्या कुछ बदला है जिसे मिस करते हैं आप इंडस्ट्री की चीजें? मिस मैं कुछ नहीं करता। हम आगे बढ़ते चले गए हैं इतने सालों में। मैंने तो थिएटर से लेके मराठी टेलीविजन, हिंदी टेलीविजन, मराठी फिल्में, हिंदी फिल्में, सो मेरी तो जर्नी काफी स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल रही है। तो कई सारी चीजें की है, कई सारी चीजें देखी है, पूरा बदलाव जो होता गया है वो भी देखा है, फ्रॉम सिंगल प्रोड्यूसर्स टू कॉर्पोरेट्स टू द एंटायर प्रोफेशनल काइंड corporate kind of culture and output in the industry. So I think अगर आप पूछेंगे कि मिस क्या करते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कई बार पहले फिल्में बनाई जाती थी, अभी थोड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, थोड़ा प्रोजेक्ट वाला मामला हो गया। बट अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो भी थोड़ा ट्रेंड अब वापस चेंज हो रहा है, वापस हम कंटेंट की तरफ जा रहे हैं कि नहीं यार, कंटेंट होना चाहिए। एंड आई थिंक ओटीटी का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि ओटीटी पे जाने माने चेहरे भी है, बट बड़े बड़े सीरीज में बिल्कुल नए चेहरे भी है, और वो जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं इवेंचुअली लोगों को वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक लोगों का भी पूरा ट्रेंड देखा गया है कि आज ऐसी स्थिति है कि उनका कहना है कि भैया
आप नोन फेस हो या अननोन फेस हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप बस जो प्रॉमिस करते हो वो आप डिलीवर करो। आप हमें परफॉर्म करके दिखा दो, हम आपको देखेंगे। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज दैट हैज हैपेंड ऑल्सो। अभी हम साउथ के फिल्मों की बात कर रहे हैं, आप देखिए पुष्पा की कलेक्शन, जो मैंने कहा कि 75-80 करोड़ वॉट एवर जी। हुआ है हिंदी में। और कई सारे लोग इस फिल्म के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस फिल्म की राह देख रहे थे कि कब रिलीज होगी पुष्पा। तो हिंदुस्तान भर में आज एक पुष्पा का अलग फैन फॉलोइंग है। सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि द डे इज नॉट टू फार जब बाकी के लैंग्वेजेस का भी लोग ऐसी बेसब्री से इंतजार करेंगे, तो चाहे वो पंजाबी फिल्में हो, बंगाली हो, मराठी हो, किसी भी लैंग्वेज की हो। बिकॉज आज हम साउथ की बातें करते हैं, कल हम पंजाबी फिल्मों की बातें करेंगे, फिर मराठी फिल्मों की, कि यार ये मराठी फिल्म आ रही है, बड़ी बिग बजट है और मजेदार है, एक्शन है, फलाना ढिमकाना, सो देयर विल बी एन ऑडियंस पैन इंडिया फॉर ऑल दिस फिल्म। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज दैट इज अगेन हैपनिंग। जैसे RRR फिल्म, हम जी। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि राजमौली सर की ये फिल्म अब क्या होगी। बाहुबली के बाद में अब नया जादू क्या होगा उनका। सो all of us wait for that, and similarly I think that trend will is changing towards other regional language films also. आपने 83 फिल्म देखी, आपको कैसी लगी? और साथ में दूसरा सवाल भी कि क्या कारण रहा कि फिल्म लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतरी? मेकर्स को काफी लॉस का सामना करना पड़ रहा है और बहुत लोगों का अपना अपना नजरिया है। कुछ लोगों का मानना है कि फिल्म पुष्पा और स्पाइडरमैन की वजह से वो बॉक्स ऑफिस पे चलने लगी तो ये फिल्म पीछे पड़ गई। सबका अपना अपना नजरिया है। आपका क्या नजरिया है इस के बाद मैंने में? तो सॉरी, मैं एक्चुअली देख नहीं पाया हूँ फिल्म, बट मेरे ख्याल से अभी शायद OTT प्लेटफॉर्म पे किसी आ चुकी है। तो जी। मैं, अगर आई होगी तो मैं इमिडिएटली देख लूंगा। मुझे आज बहुत अरसे बाद छुट्टी मिली है, तो मैंने इनफैक्ट सच बोलूं तो थिएटर में जाके पुष्पा भी अभी तक नहीं देखी। कैसा कैसा रिस्पॉन्स रहा है, मैं सोच रहा हूँ आज अगर रात के शोज तो नहीं होंगे, अभी रेस्ट्रिक्शंस है, तो शाम का अगर कोई शो हो तो मैं जाके देखूंगा कि क्या रिस्पॉन्स है। लोगों का फर्स्ट हैंड देखने में जो मजा है वो अलग ही है। बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि ये दोनों फिल्मों के बीच में आई तो वो चली नहीं। जो लोगों को फिल्म पसंद आती है, वो साथ में उसके और तीन अच्छी फिल्में हो तो वो सारी फिल्में चलती है। बिकॉज वी वी ऑल ऑफ अस टुगेदर आर क्रेजी अबाउट फिल्म, वी आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट। तो वो चाहे कितनी भी हो, हमारे जेब में पैसे हो ना हो, हम वो फिल्म देखने का जुगाड़ कर ही लेते हैं। यू नो सो आई थिंक बिकॉज मैंने देखी नहीं है तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मैंने सुना है कि जब जी। कुछ दोस्तों में वगैरह बातें होती है, तो ये कहना था कि जैसे पुष्पा एक मासी फिल्म है। यू नो मतलब हर स्तर के लोग और हर उम्र के लोग उस कैरेक्टर से रिलेट करते हैं, उन्हें वो अपना लगता है। तो वहाँ कहीं पे मुझे लगता है कि शायद रिलेट करने में कुछ एक नीश ऑडियंस ने 83 के साथ रिलेट किया, शायद उतने मास ने नहीं किया। इसीलिए जिन्होंने फिल्म देखी उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने मतलब सिर्फ तारीफ ही की है कि 83 देखी, क्या मजेदार, क्या मस्त फिल्म बनाई है, इतने अच्छे लग रहे हैं, सारे ऑथेंटिक लग रहे हैं, रणबीर के काम की, उसके लुक्स की बहुत तारीफ हुई। बट जैसे मैंने एक दो मिलेनियल्स से बात की थी, और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि अरे 83 आ रही है, 83 है, तो मैंने उनसे बोला कि 83 आ रही है। तो उनकी रिएक्शन थोड़ी ओके ओके थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ सर 83 आ रही है। तो मैंने कहा यार, तुम्हें मतलब एक्साइटेड नहीं लग रहे हो, देखोगे नहीं 83? दे सेड हाँ देखेंगे, बट ओके ओके। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम क्या है? दे सेड सर, यू नो 83 वर्ल्ड कप, हम तो तब पैदा में नहीं हुए थे, हम 2000 में पैदा हुए, तो हमारे लिए 2011 का वर्ल्ड कप थोड़ा अ, अपना लगता है। लेकिन जैसे मुझे 83 के वर्ल्ड कप का एक अलग नॉस्टैल्जिया है। मेरे जनरेशन के लोगों को 83 का वर्ल्ड कप, कपिल पाजी, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसर, इन सब ने खेल के वेस्ट इंडीज को हराया और हम जीत के आए वगैरह वगैरह, तो वो एक अलग नॉस्टैल्जिया है। तो हम तो मतलब डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन शायद मिलेनियल्स का वैसा नजरिया नहीं था। उनको वो शायद उतना वो रिलेट नहीं कर पा रहे थे उस इमोशन से, उस नॉस्टैल्जिया से। एंड इसीलिए शायद उतना उसका रिस्पॉन्स नहीं रहा होगा।
दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन, आई डोंट नो बिकॉज आई हैवंट सीन द फिल्म, तो मैं ज्यादा उस पर कमेंट करना गलत होगा। आपको ये नहीं लगता कि ऑडियंस रियलिस्टिक चीजों में भी मसाला पसंद करती है, क्योंकि धोनी में लव एंगल भी दिखाया गया था, इसलिए लोगों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया। नहीं, डेफिनेटली, इसी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इकबाल जब फिल्म हमने शूट की थी, जी। तो जो पहला कट बना था वो लगभग कुछ 4 घंटे से ऊपर का कट बना था, और उसमें हमने ढेर सारा क्रिकेट शूट किया था। तो उस वक्त जब पहला कट लोगों ने देखा, तो नगेश से ये कहा था कि देख, क्रिकेट तो लोग देखते ही है। क्रिकेट आज मतलब क्या कहते हैं, इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज हो या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो, क्रिकेट तो भर चैनल्स है अलग अलग, और क्रिकेट तो भर भर के है, तो वो तो लोग देखते हैं। फिल्म जब लोग देखने जाते हैं तो लोगों को कहानी देखनी है, उस कैरेक्टर की जर्नी देखनी है, और उस जर्नी में सब कुछ होता है, मतलब रिलेशनशिप्स है, लव एंगल है, शादी है, बच्चे है, माँ बाप है, उनका गुस्सा है, उनका प्यार है, इसका स्ट्रगल है, इसका गिरना है फिर उभरना है, तो उसकी जर्नी ज्यादा देखने में लोग पसंद करते हैं। ये उस वक्त नगेश को कहा गया था। और फिर नगेश ने जितना एक्सेस क्रिकेट था वो सारा उसमें से हटा के इकबाल की एक अपनी जर्नी जो थी वो रखी, कि बाप को अच्छा नहीं लगता लेकिन माँ सपोर्ट करती है, बहन सपोर्ट करती है, और उसका स्ट्रगल है, उसे कुछ बनना है, तो वहां तक वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। फाइनली वो वहां तक पहुंच जाता है। वो जब पहुंचता है तो लोगों को लगता है कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बेटा, मेरा अपना कोई वहां पे पहुंचा है। तो स्पोर्ट्स फिल्म हो या बायोपिक्स हो, लोगों को वो जर्नी ज्यादा अपील करती है कि कैरेक्टर ने कहाँ से शुरुआत की, कि नहीं। जैसे भाग मिल्खा भाग, आप कनेक्ट करते हो, आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो उस कैरेक्टर के साथ। या लगान, आपको लगता है ये सारे हमारे गांव के हैं जो वाकई में क्रिकेट जीतना चाहिए इनको यार, नहीं तो इनको लगान देना पड़ जाएगा, तो आप उनके साथ रहते हो। फिर वो भगवान से प्रे करते हैं, उनके साथ धोखा होता है, फिर एक लड़की जो फॉरेन की लड़की है उसको प्यार हो जाता है, लेकिन इस बंदे का किसी और से प्यार है। तो ये सारा मसाला हम है ना, ये दिस इज अस। हम अपने आप को उस किरदार में रखते हैं और फिर देखते हैं। तो अगर वो कनेक्शन मिल जाता है तो पिक्चर हिट हो जाती है। आप अपने काम को किस तरीके से देखते हैं? एज एन ऑडियंस देखते हैं या एज एन एक्टर देखते हैं? और अपने काम का प्रतिक्रिया आप खुद को किस तरीके से मतलब देते हैं? जैसे कुछ बहुत अच्छा काम किया तो क्या शाबाशी देते हैं खुद को, या मतलब या कुछ खराबी हुई है तो क्या इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश खुद को बताते हैं कि ऐसी कमी रह गई है? जज कर पाते हैं खुद को आप? एक तो हमारी ऑब्जेक्टिविटी पूरी निकल जाती है जब आप काम करते हो, तो बिकॉज क्या है, एक्टर थोड़ा सा ना, एक ज्यादातर एक्टर थोड़े सेल्फिश क्रीचर्स होते हैं, ये मैंने बहुत लोगों से कि सुना है। हाँ, कि कहानी सुनते हैं और कहानी अच्छी लगी, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा मेरा ये किरदार है, अरे मजेदार, मजा आ जाएगा। तो हम थोड़े ना सेल्फिश बन जाते हैं कि अच्छा मेरा किरदार तो यार ये मस्त कैरेक्टर है, मैं जो पोर्ट्रे कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो हम उसमें घुस जाते हैं, हम अपना काम करते हैं, और फिर पहला जो स्क्रीनिंग होता है तो हर एक्टर सिर्फ अपने आप को देख रहा होता है। ओके, कि मैंने क्या किया है, अरे मेरी यहाँ पे गलती हो गई, थोड़ा और बेटर कर सकता था। जब दूसरी तीसरी बार वो देखता है ना, तो वो पूरी फिल्म देखता है। ओके, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर हमारी ऑब्जेक्टिविटी पूरी निकल जाती है। हाँ, आप जब काम कर रहे हो तो आपको कितना मजा आता है काम करने का, वो सीन करने का, ये मेरे ख्याल से इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बिकॉज जैसे मैं किसी को बता रहा था कि जितनी मेरी फिल्में हिट रही है, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो आई हैव एंजॉयड वर्किंग इन ऑल ऑफ दोज फिल्म्स। मतलब जो सारा प्रोसीजर रहा है ना फिल्म बनाने का, वो बड़ा एंजॉयबल रहा है। फिर चाहे वो गोलमाल सीरीज हो, या इकबाल हो, डोर हो, वेलकम टू सज्जनपुर हो, दिल दोस्ती एटसेट्रा हो, ओम शांति ओम हो, ये सारी फिल्मों में काम करने का प्रोसेस ही जो रहा ना, पूरी टीम का एक साथ आना और इम्प्रोवाइज करना, छोटी छोटी चीजों पे काम करना, इट इज लाइक एवरीबडी इज रनिंग टूवर्ड्स वन कॉमन गोल। कोई अलग अलग नहीं सोच रहा। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर दैट शाहरुख खान वाज थिंकिंग अबाउट माय कैरेक्टर, कि श्रेयस का ये और एक पंच लाइन आएगा तो अच्छा लगेगा। ओके, आई वाज थिंकिंग कि अच्छा मैं दीपिका को कुछ बोलूं क्या, या मैं शाहरुख को कुछ सजेस्ट करूं, ये करूंगा तो मजा आएगा, एंड वी डिड दैट, और वो दिखता है स्क्रीन पे। तो आई थिंक दैट प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी
important us for us actors or for any technician involved with the film. Eventually तो audience हमारी माँ बाप है, वो जो वर्डिक देंगे हम वो चुपचाप ले लेते हैं। लेकिन अगर अच्छा बोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, अगर अच्छा बोला है तो अच्छा लगा है, इसका मतलब हमने जो किया वो तरीका सही था करने का। हम जिस तरीके से सोच रहे थे वो तरीका सही था। देन वी ट्राई टू रेप्लिकेट दैट विद अदर फिल्म्स आल्सो। पर हर बार ही वैसा हो ऐसा होता नहीं है। ये आइडियल वर्ल्ड तो है नहीं, कभी-कभी आपके थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, चीज़ें अलग-अलग होती है। तो फिर वो आपको समझ में आता है कि ये मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, शायद वैसा नहीं होगा जैसा हम सोच रहे हैं। जब आपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की होगी तब बहुत हर किसी का होता है, एक सपने लेके आते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, एक ड्रीम लिस्ट तैयार कर लेते हैं लोग। आपने नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, शोहरत भी कमाया। तो अभी कुछ ऐसा लगता है, दिल मांगे मोर, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन एक होता है टारगेट कुछ होता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है। तो अभी कुछ आपके ड्रीम लिस्ट में कुछ ऐसे हैं 1-2 ऐसे चीज़ जो आपको लगता है कि पहले ये पूरा करना है मुझे, ये स्मूथली चलते रहना? यार आई वांट टू मेक माय कंट्री प्राउड। मतलब ग्रेट। आप जब शुरू करते हो तो आपका ऐसा रहता है कि पहले शुरू करते हो तो मम्मी को पसंद आना चाहिए, डैडी का कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर आपके दोस्तों को पसंद आना चाहिए, फिर स्कूल में पसंद आना चाहिए। करते-करते कॉलेज लेवल पे आते हो तो अब हम जीतना चाहिए कि कॉलेज में नाम हो जाएगा, कॉलेज का नाम हो जाएगा कि मिठी बाई कॉलेज का बंदा है टाइप्स। ऐसे करते-करते आप फिर सिटी हो, स्टेट हो, आपकी कंट्री हो, तो इवेंचुअली यू कम टू अ पॉइंट वेयर यू फील कि यार आज आपने सब कर लिए। अलग-अलग किरदार कर लिए, जैसे आपने कहा नाम कमाया, पैसे कमाए, शोहरत कमाई, एवरीथिंग हैपेंड। सो टुडे एंड ऑफ कोर्स आपने आपके व्हेन सम अदर्स आल्सो सी योर वर्क, जैसे कि कौन सी कंट्री का है, बट इवेंचुअली यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग व्हिच मेक्स योर कंट्री प्राउड। तो आई पर्सनली अब फिल्में ऐसी करनी है जो आपके देश का नाम रोशन कर दे कि यार ये पिक्चर इसने की, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला ये बंदा है, और ये आज अगर ऑस्कर जीता है या बड़े बड़े ऐसा अवार्ड जीता है तो दैट्स एन इंडियन फिल्म दैट हैज वन इट। सो कोशिश तो यही है, बाकी पता नहीं कब ये सपना पूरा होगा, कैसे होगा, बट आई थिंक वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो डेस्टिनी है, आपको कहीं ना कहीं वो मिलवाई देगी। बायोपिक का बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल। कौन से किरदार को आप ऑन स्क्रीन जीना चाहते हैं और क्यों? ऑनेस्टली मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में अभी ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा राहुल, लेकिन जब हम फॉर्मल अनाउंसमेंट करेंगे तब मैं उसके बारे में बहुत सारी बातें करूंगा। बिकॉज अगेन ये किरदार हो, ये कहानी हो, या ये शूटिंग एक्सपीरियंस हो, मेरे लिए तीनों ही बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो मैं जरूर उसके बारे में और भी बोलूंगा, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता। हाँ, एक कैरेक्टर है जो मैं स्क्रीन पे परफॉर्म करना चाहूंगा एज एन एक्टर, और वो इनफैक्ट एक टाइम था जब हम लोग उसके बारे में सोच भी रहे थे और करने भी वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। और वो है किशोर दा का, किशोर कुमार जी का। I think one of the most versatile personalities, very, very talented personalities that I have seen in my life and in our industry. मतलब actor, director, producer, music composer, singer, extremely talented personality. And at the same time, बोलते हैं ना कि कुछ अलग ही सोचते थे, अलग ही तरीका था उनके सोचने का। तो वो एज एन एक्टर उनको स्क्रीन पे पोर्ट्रे करने में मुझे लगता है कि बड़ा मजा आएगा। अभी हालात तो सबको पता है, आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, मुंबई की हालत बहुत गड़बड़ हो चुकी है। ऐसे में हम्म, बड़ी-बड़ी फिल्में पोस्टपोन होती जा रही है। मेकर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि प्रमोशन पे काफ़ी हद तक खर्चा कर चुके हैं। आपको क्या लगता है हम्म। इस बारे में कि क्या कोरोना जल्दी खत्म हो जाएगा? क्या फ़िल्में ओटीटी पे आएगी? क्योंकि मेकर्स को नुकसान होता है, जिस तरीके से वो खर्च करते हैं, मेकर्स लगाते हैं पैसे, ओटीटी में उनको नुकसान भी होता है। कभी-कभी ऐसा, जैसे सूर्यवंशी को रोक के रखा गया और थिएटर में काफ़ी कलेक्शन किया उसने। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये टाइम्स जो है फिलहाल जो वक्त है वो थोड़ा चैलेंजिंग और थोड़ा टेस्टिंग टाइम है। ये
क्या बोलते हैं, जैसे परीक्षा की घड़ी वैसे है। और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, सारी इंडस्ट्रीज स्ट्रगल कर रही है। ये बात और है, कुछ इंडस्ट्रीज बहुत प्रॉस्पर भी कर रही है इसमें नहीं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। पर फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत साल तक अच्छे दिन भी देखे, कि जैसे जब भी कोई कोई दुख में हो तो पिक्चर देखता है, कोई सुख में हो तो पिक्चर देखता है। यू नो हाँ, थिएटर के रिलीज ने थोड़ा सा सेटबैक देखा है। वो फिल्में, कई सारी फिल्में ओटीटी पे आई, ओटीटी पे चली, लोगों ने पसंद भी की, लेकिन थिएट्रिकल रिलीज का अपना एक चार्म है, एक अपना मजा है। वो थोड़ा सा सेटबैक डेफिनेटली हुआ है। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी आर लुकिंग एट अ वेरी ब्राइट एंड पॉजिटिव फ्यूचर। बिकॉज जैसे अभी भी हम कह रहे थे कि कोविड है, केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत लोगों को हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं, घर पर ही है, ठीक हो रहे हैं। और दे नो, अभी शायद उस पे थोड़ा थोड़ा काबू कैसे पाया जाए, ये लोगों ने भी समझ लिया है। और वो मैं कहूँगा, क्या कहे, सतर्क है बिल्कुल। केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि एक फेज आता है, एक स्टेज आती है और वो फैलना शुरू हो जाता है। सो हम इतना ही कर सकते हैं कि मास्क पहन के निकलो, लेकिन अगर हमें आदत ही नहीं है इतने सालों की, तो लगातार मास्क पहनना भी लोगों को थोड़ा थोड़ा कभी कभी तकलीफ दे हो सकता है। सो अगर आप थोड़ा उतारते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। सो लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। आई फील दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड दे विल ऑलवेज डू देयर बेस्ट। बट यस, आई थिंक ये खाली फेज है। ये जब निकल जाएगा तो इसके बाद जो इंडस्ट्री उभरेगी, ये फेज, ये कोविड वाला फेज, जब अब एज इट इज कुछ लोग कह रहे हैं कि इट इज प्रीटी मच ऑन इट्स वे आउट। अभी उसका इफेक्ट भी थोड़ा माइल्ड हो गया है, और लोग अभी ठीक हो रहे हैं, लोग अपने आप को ठीक से ट्रीट कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबल भी है, मास्क वास्क पहनेंगे, बाहर निकलेंगे, वो सारा होगा। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्टैंडर्ड होंगे जिन्हें हम फॉलो करते रहेंगे। अब उन्हें हमें इन कई सारी चीजों की आदत हो गई है। बट ये जब पीरियड निकल जाएगा, जो मेरे ख्याल से और शायद एक और साल लग जाएगा इसमें, बट ये पूरी तरह से जब निकल जाएगा, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जब इंडस्ट्री दोबारा से राइज होगी, दैट राइज इज गोइंग टू बी फेनोमेनल। आखिरी सवाल लेंगे हम। एक्टर्स, सभी एक्टर्स चाहते हैं कि काम के साथ साथ वो लाइमलाइट में भी बने रहे। लाइमलाइट में रहने के लिए लोग सौ बहाने ढूंढ लेते हैं, किसी के बारे में बोल दिया, कई पार्टियों अटेंड किया, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। तो लोग ऐसे इंडस्ट्री में लाइमलाइट में रहने के लिए सौ बहाने ढूंढते हैं। वहां पे आप अपने को कैसे प्राइवेट रखते हैं? आप अपने सिर्फ काम पे फोकस करते हैं, क्योंकि अपनी लाइमलाइट अपनी सबको प्रायोरिटी चाहिए। है। हाँ, नहीं, सही है, बट आई गेस अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। सो कौन किस वजह से इंडस्ट्री में आ रहा है, ये उसकी वजह अलग होती है। अ, जब से मैंने शुरुआत की, तो तब से मुझे एक्टिंग का भूत चढ़ गया, मैं एक्टिंग के प्यार में पड़ गया, मुझे उसका चस्का लग गया, कीड़ा काट लिया, आप जो चाहे बोल दो। लेकिन मेरा फोकस क्या कहते हैं, एक ही था कि मैं जो परफॉर्म करूं वो बेहतरीन परफॉर्म करूं, जो जो कोशिश करूं वो बेहतरीन कोशिश करूं। और ये लाइमलाइट वाला जो मामला है, दिस वाज नेवर रियली माय फोकस, कि मैं मतलब लाइमलाइट में रहने के लिए मैं इंडस्ट्री में आऊं, ऐसा मेरा फोकस कभी था नहीं। मैं यहाँ पे आना चाहता था बिकॉज मैं इतना ही कर सकता था। दिस इज ऑल आई न्यू। सो जब कॉलेज में वन एक्ट प्ले वगैरह करते थे, तब मैं मुझे जब मम्मी कहती थी कि कोई नौकरी के लिए ट्राई करो, तो मुझसे वो हो नहीं पाता था। मुझे वो बड़ा ऑड लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे इतनी चीज आती है, मैं यही कर सकता हूँ। सो दैट इज व्हाई आई गॉट इनटू इट। इसलिए मैं कभी, मुझे पार्टीज ज्यादा मुझे अट्रैक्ट नहीं की। आप मुझे कभी ज्यादा पार्टीज में नहीं देखेंगे, कोई ज्यादा सोशल डूज में नहीं देखेंगे। आई एम, आई गेस, अ वेरी प्राइवेट पर्सन। मैं अपना हमेशा से अपना काम करता हूँ और चुपचाप अपने घर आ जाता हूँ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, और मुझे वो पसंद है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे अब थोड़ा थोड़ा मैं जरा ये रील वील बना के डालता हूँ। बट अदरवाइज इतने साल तक मैं ज्यादा ट्विटर, ज्यादा इंस्टा, ज्यादा एफबी भी यूज नहीं करता था। अभी अभी थोड़ी थोड़ी उन चीजों की आदत हो रही है, तो हम उसके साथ थोड़ा सा घुल मिल गए और वो चीजें कर रहे हैं।
बट अदरवाइज बिगिनिंग में मुझे वो चीजें थोड़ी एलियन लगी थी, मुझे लगा था कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा ये काम नहीं है। बट थिंग्स चेंज, सो आई फील हर एक की जो प्रायोरिटी होती है वो बंदा उस हिसाब से उसकी उसके तरफ देखता है। कुछ लोग लाइमलाइट के लिए आते हैं, तो कुछ लोग को उनको ऐसा लगता है कि पार्टीज में जाने से काम मिलेगा, और शायद उनको मिल भी जाता होगा, यू नेवर नो, सो टू ईच हिज ओन। जैसा होता है कि इंसान एक्टर, आप बहुत कमाल के हैं, मैं पहले से जानता था और देखता बचता आपका काम, और आपसे बात करके ये जाना कि आप बहुत कमाल के इंसान भी हैं, बात करके बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू राहुल, थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही बने रहिए, आप इंडस्ट्री में सुर्खियां बटोरते रहिए और कमाल कमाल का काम करते रहिए, लोगों का दिल जीतते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने आपके आने वाली सारे प्रोजेक्ट के लिए। ख्याल रखिए, थैंक यू, स्वस्थ थैंक रहिए, यू सर, घर में। ओके, बाय, टेक थैंक यू केयर। राहुल, टेक केयर, बाय बाय।